नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक वायर यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं। सपोज करो ये कोई वायर है, इनिशियली इसको किसी T1 टेम्परेचर पे हमने रखा हुआ है। T1 टेम्परेचर पे इसकी रेसिस्टिविटी है ρ1 और इसका रेजिस्टेंस है R1। लेंथ L मान लो, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन आपको दे रखी है कि कोई वायर है अपने पास जिसकी लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि थिकनेस कितनी है, A के बराबर है। शुरुआत में हमने किसी T1 टेम्परेचर पे रखा है, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर पे रखा है। हमारा रूम टेम्परेचर है सपोज करो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखा हुआ है और ये इसका रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने इसको गर्म किया और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके कर दिया T2। आपको पता है किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर पे इसका जो रेजिस्टेंस है और रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज होके R1 से R2 और ρ1 से ρ2 हो जाती है ना। ये मान लेते हैं इसके लिए कि अब जो रेसिस्टिविटी है और जो रेजिस्टेंस है वो कितना कितना हो गया, ρ2 और R2 के बराबर हो गया T2 टेम्परेचर पे, जो कि पहले से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज पूछूं कि रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। भाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस में चेंज आया इस वायर के, वो किसकी वजह से आया, क्योंकि आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब रेजिस्टेंस में उतना ज्यादा चेंज आएगा जितना ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज करोगे, और अगर चेंज ही नहीं करोगे टेम्परेचर को तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, R2 माइनस R1 यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस में जो भी चेंज आएगा वो टेम्परेचर में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे अगर ये शुरुआत में ही रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते तो इसके रेजिस्टेंस में चेंज भी ज्यादा आता। अगर आप शुरुआत में कोई छोटा सा रेजिस्टेंस लेते तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी छोटा सा ही आता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है सपोज करो 10 ओम। अब मैंने इसको गर्म किया और उसकी वजह से मान लो इसका रेजिस्टेंस 10% बढ़ गया, तो 10 ओम का 10% कितना होगा, 1 ओम। तो अगर पहले इसका रेजिस्टेंस 10 ओम था तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर 10% बढ़ा तो अब कितना हो गया, 11 ओम हो गया। लेकिन अगर शुरुआत में इसका रेजिस्टेंस 100 ओम होता और उसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता तो उसका रेजिस्टेंस अगर 10% बढ़ता तो 100 का 10% होता है 10, तो अब कितना हो जाता, 110 ओम। जब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम था तो 1 ओम बढ़ा और बढ़ के कितना हो गया, 11 ओम। और जब ये शुरुआत में 100 ओम का है तो इसका रेजिस्टेंस वही 10% बढ़ रहा है, परसेंटेज चेंज उतना ही है, लेकिन 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो अब कितना हो जाएगा, 110 ओम। बात समझ में आई। तो जैसे मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा ली तो इसमें चेंज भी आपको ज्यादा दिखेगा। देखो यहाँ पे चेंज कितना है, 1 ओम का, यहाँ पे सीधा 10 ओम का आया। क्यों, क्योंकि इनिशियली इसकी वैल्यू ज्यादा थी। ये चीज समझ में आई क्या। तो अगर इनिशियली कोई बड़ा रेजिस्टेंस है तो उसमें चेंज भी बड़ा आएगा टेम्परेचर की वजह से, और शुरुआत में छोटा सा है तो फिर टेम्परेचर चेंज करने से उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी छोटा आएगा। भाई सिंपल सी बात है, जैसे कोई अगर एक छोटा बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस भी क्या होगा, छोटा ही होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो उसमें लॉस भी बड़ा होगा तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा। ऐसे आप समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हम शुरुआत में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा लेंगे, यानी कि इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसमें चेंज भी ज्यादा आता है टेम्परेचर की वजह से। इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये स्टेटमेंट समझ में आया, ये वैल्यू समझ में आई क्या, ये चीज क्या लिखी है मैंने बोला कि रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इनिशियल वैल्यू रेजिस्टेंस की ज्यादा है तो उसमें चेंज भी ज्यादा आएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखो तो यहां पे क्या आएगा, R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1। ये आ गया। आपको पता है जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो इसकी जगह क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो ये लिखा जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल टू एल्फा R1 T2 माइनस T1। ये जो अल्फा है इसका भी एक अलग नाम होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी भी बोल देते हैं या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इसको बोल दिया जाता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? ये इधर ले जाओ, ये वाली टर्म, तो ये आएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो इसको समझते हैं एक बार, अल्फा क्या चीज है। देखो मान लो आपके पास में दो अलग अलग वायर है, एक कॉपर का वायर है और एक सिल्वर का वायर है सपोज। अब दोनों को आपने शुरुआत में सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो T1 दोनों के लिए सेम है और दोनों का जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस तरीके से रखा है कि दोनों का शुरुआत में रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तो R1 दोनों के लिए सेम है और T1 भी दोनों के लिए सेम है। फिर हमने उन दोनों वायर्स को गर्म किया, सेम टेम्परेचर उनका इंक्रीज किया, तो T2 भी दोनों के लिए सेम हो गया। तो इस फॉर्मूले के अंदर R1 हमने दोनों के लिए सेम रखा, T2 माइनस T1 भी दोनों के लिए सेम हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जिस वायर के लिए R2 माइनस R1 यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा उसके लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि अल्फा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1 के बराबर है। ये वाली वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। R2 माइनस R1 यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस जिस वायर के लिए ज्यादा होगा दोनों में से उसके लिए अल्फा ज्यादा होगा। तो अल्फा आपको ये बताता है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपको ये बताएगा कि कौन से मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होगा। जिस मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है उसके लिए हमको पहले से पता होता है कि अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज होगा बाकी मेटल्स की कंपैरिजन में या बाकी मटेरियल्स की कंपैरिजन में। तो अल्फा का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर के साथ में कितना चेंज आएगा उसको डिफाइन करने के लिए हम इस टर्म को यूज करते हैं। और अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है, कॉपर के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है, या और कोई मटेरियल है तो उसके लिए अलग होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? जैसे आपको मैं दो तीन मटेरियल्स बता दूं और उनके लिए अल्फा की वैल्यू दे दूं, जैसे ये एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है, ये तीसरा मेटल है, तीनों के लिए अल्फा इतना 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 है, तो कौन से वाले मटेरियल को गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज आएगा? जिसका अल्फा ज्यादा होगा। तो अल्फा की वैल्यू देख के ये पता चलता है हमको। जैसे जितने भी एलॉय होते हैं ना उनका अल्फा काफी कम होता है, जो जितने भी एलॉय होता है उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? काफी कम। अगर अल्फा की वैल्यू कम होगी इसका मतलब क्या होगा? उन एलॉयज का टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस में कम चेंज आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये अल्फा का मतलब है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए। अब इस वाले फॉर्मूले को, ये जो ऊपर लिखा है इसको मैं R1 को उधर लेके जा रहा हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R1 प्लस अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1, और R1 दोनों में कॉमन ले लोगे दोनों टर्म्स के अंदर, तो R2 इक्वल टू आ जाएगा R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया फाइनल रेजिस्टेंस का। जैसे आप किसी भी वायर को गर्म करते हो और शुरुआत में उसका रेजिस्टेंस पता है, शुरुआत में उसका टेम्परेचर पता है, और बाद में उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा है वो आपको पता है, और उस मटेरियल का, उस वायर का अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो कि उस टेम्परेचर पे जितना आपने उसका बढ़ाया ना टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इससे फाइंड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को आप रेसिस्टिविटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे? रेजिस्टेंस को रेसिस्टिविटी से अगर रिलेट करके लिखें तो हम लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू ρ1 L बाई A। जैसे ये वाला वायर है, इसकी जो लेंथ है वो है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो शुरुआत में जो रेजिस्टेंस है R1 वो किसके बराबर होगा? बोलो, ρ1 L बाई A के बराबर। और जब इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? ρ2 L बाई A। भाई L और A में तो कोई चेंज आया ही नहीं, चेंज किस में आ रहा है? रेसिस्टिविटी में आ रहा है, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो R2 को हम क्या लिख सकते हैं? ρ2 L बाई A। R1 को हम क्या लिख सकते हैं? ρ1 L बाई A इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। देखो L बाई A दोनों साइड में कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? ρ2 इक्वल्स टू
ρ1 इंटू 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, यही है अपना रेसिस्टिविटी के टर्म्स में फॉर्मूला। तो इसको भी याद रखेंगे। जैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसमें एक तो आप ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। इसमें तो बस इतना ही चेंज करना है, अगर ये वाला फॉर्मूला है ना तो इसमें आपको इतना ही चेंज करना है कि आर की जगह रो लिखना है, और अल्फा का फॉर्मूला याद कर लो, इसी से ही बना है वैसे तो। जैसे इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, बाकी अलग अलग भी याद रखो, अच्छा रहेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। आया समझ में ये? अब जो कंडक्टर्स हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, और जो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि उनका जो रेजिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताना है। सबसे पहले मैं जो ग्राफ बनाऊंगा, ये क्वेश्चन तो अपन बाद में करेंगे, पहले ये ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहला जो मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे पहला जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वो कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स। किसके बीच का ग्राफ है? टेम्परेचर और रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी के बीच का ग्राफ। रो या आर को हमने लिया है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे किसको लिया हुआ है? टेम्परेचर को। अगर हम किसी भी कंडक्टर का या मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर आप जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो तो ऐसा नहीं होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका रेजिस्टेंस 0 रहेगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, एकदम रेजिस्टेंस 0 नहीं होता। तो मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस है वो इतना है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये किसके लिए? मेटल के लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता, वो याद रखना है। इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ऐसे ये तेजी से बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना तेजी से ये बढ़ता ही जाएगा रेजिस्टेंस। दूसरा जो मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस के लिए है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसके लिए। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और उसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को गर्म करोगे तो उसमें जो आयंस हैं उनको हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने से वो तेज भागेंगे तो उससे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जितना तेजी से चार्ज फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा करंट बनेगा, और करंट ज़्यादा बनने का मतलब है रेजिस्टेंस कम हो रहा है। भाई अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और उससे उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होने लग गया, तो इससे आप क्या समझोगे कि उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो कंडक्टर्स में तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में या फिर सेमीकंडक्टर में क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने से उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स डेवलप हो जाएंगे, और उसकी वजह से इजीली करंट फ्लो होगा सेमीकंडक्टर के अंदर भी। अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर को जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम को लो टेम्परेचर पे रखते हो तो उसमें बहुत अच्छे से करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसमें एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं एटम से, और उसकी वजह से क्या होगा? एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो अपनी जगह एक होल क्रिएट करेगा। तो दो टाइप की चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स, और दोनों ही करंट में हेल्प करते हैं। तो सेमीकंडक्टर हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो, दोनों के लिए ही याद रखना है कि इनका रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिक्रीज होंगे, कम होते जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कम हो रहा है कब? जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। एक ग्राफ और मैं ड्रॉ कर रहा हूं जो मैं एलॉयज के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। 2-3 मेटल्स को आप पिघला के मिला दो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। तो 4 एलॉयज। देखो एलॉयज के लिए क्या होगा, ये जो ग्राफ बनेगा वो इसी टाइप का ही बनेगा जो पहले बनाया था मैंने, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और इसका स्लोप काफी कम आएगा। स्लोप कम आने का मतलब है कि इनके रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा टेम्परेचर चेंज होने से वो कम आएगा, मिनिमम चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे तो ये शो हो रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्लोप कम है, इसका ग्राफ का स्लोप कम है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में चेंज तो आएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज तो होगा लेकिन कम इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो ये जो ग्राफ है वो एलॉय के लिए ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होने की वजह से
टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में चेंज भी कम आ रहा होगा, ये इससे पता चलता है। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ समझ में आएगा आपको? कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये इनमें से कोई भी ग्राफ आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम से, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड के कोई भी एग्जाम हो, सब में ये ग्राफ पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये। ठीक है।